हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है की डेफिनेशंस पार्ट 2, जिसके अंडर हम कुछ दो तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये किसके अंडर आ रहा है? ये आ रहा है उत्तर प्रदेश ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है डेट ऑफ वेस्टिंग। डेट ऑफ वेस्टिंग, ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे जब भी कभी आपको डेफिनेशंस लिखनी होंगी एग्जाम्स में। मींस ये जो डेट है 1 जुलाई 1952। अब डेट ऑफ वेस्टिंग में हुआ क्या था कि जितनी भी ज़मींदारी स्टेट्स थी उनसे रिलेटेड जो भी राइट्स थे, जो भी टाइटल्स थे और जो भी उनके इंटरेस्ट थे ज़मीनों के रिगार्डिंग, वो ट्रांसफ़र हो गए थे। ट्रांसफ़र होकर कहाँ चले गए थे? उत्तर प्रदेश में। ट्रांसफ़र होकर उत्तर प्रदेश में वो सारे अधिकार ज़मीन से रिलेटेड मिल गए थे। अब इसका प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन आया था, किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ था कि डेट ऑफ वेस्टिंग हुई थी, मींस एक ऑफिशियल डेट, जो कि ये जो डेट है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें क्या हुआ था, जितने भी लैंड राइट्स थे ज़मींदार्स के रिगार्डिंग लैंड, वो सारे ट्रांसफ़र हो गए थे। और ट्रांसफ़र होके आपको पता ही कहाँ चले गए थे? उत्तर प्रदेश में। उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है डेट ऑफ वेस्टिंग के बाद की ज़मींदारी जो सिस्टम होती है, ज़मींदारी जो प्रथा होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी लैंड ओनरशिप सिस्टम होता है वो अबॉलिश हो जाता है, मींस वो ख़त्म हो जाता है, वो उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। अब जो लैंड ट्रांसफ़र हुई वो किसके पास चली गई? तो ओनरशिप ऑफ लैंड जो थी वो ट्रांसफ़र होके किसके पास चली गई? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास, मींस स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब इसमें होता क्या है आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में कि ग्राम सभा का इसमें क्या रोल है? कुछ जो ज़मीनें होती हैं वो उस किसके पास मिल गई थी? लोकल विलेज जो भी काउंसिल्स होती थी उनके अंदर मिल जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, न्यू टेन्योर होल्डर्स बनाए जाते हैं। न्यू टेन्योर होल्डर्स जो हैं वो हम आगे कभी पढ़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली ये था कि कुछ भूमिधर कौन थे, फिर सिरदर कौन थे, आसामी कौन थे, तो इनको हम कभी नेक्स्ट क्लास में या कभी दूसरे सेशंस में पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टेट। अब एस्टेट क्या? एस्टेट की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली अंडर सेक्शन 3(8) यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के अंदर लिखी गई है। यहाँ स्टेट का मतलब सिर्फ जो यहाँ स्टेट है या फिर जो भी लैंड है, जितनी भी लैंड चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो उसको एज ए रेवेन्यू पेइंग या रेवेन्यू फ्री लैंड की तरह ट्रीट किया जाता था। अब इसको प्रिपेयर और मेंटेन कहाँ किया जाता था? इस एक्ट के अंदर। ये एक्ट कौन सा है? यूनाइटेड प्रोविंस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। अब बिफोर ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो कुछ कॉन्सेप्ट थे उनको समझ लेते हैं एस्टेट के रिगार्डिंग। अब एस्टेट की जितनी भी ओनरशिप थी वो किसको बिलोंग करती थी? इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरीज वही होते थे जो कल्टीवेटर होते थे और ब्रिटिशर्स के बीच में जिनको टैक्स देना होता था ज़मींदार्स को, उनके बीच में जो भी लोग होते थे उनको इंटरमीडियरीज बोलते थे। अब ये लोग कौन कौन थे? ज़मींदार्स बोलते हैं इनको, तालुकदार बोलते हैं, जागीरदार बोलते हैं और ठेकेदार बोलते हैं। अब कल्टीवेटर्स कौन थे? जितने भी टेनेंट्स थे या शेयर क्रॉपर्स होते थे या जितने भी इंटरमीडियरीज के अंडर काम करते थे, जो भी फार्मर्स थे, वो लोग कल्टीवेटर्स कहलाते थे। अब रेवेन्यू कलेक्शन का क्या प्रोसीजर था? तो जितने भी इंटरमीडियरीज थे, मीन्स जितने भी ज़मींदार थे जो कि टैक्स या रेंट वसूलते थे कल्टीवेटर्स से, वो किसको देते थे? वो उसका एक जो शेयर होता था वो स्टेट को पे करते थे। अब ये जो स्कोप क्या है स्टेट का है, एक स्टेट का स्कोप क्या होता था कि
उसके अंडर क्या क्या आते थे, फील्ड्स आ जाते थे, बंजर लैंड आ जाती थी, फॉरेस्ट आ जाते थे, चरगाह आ जाते थे, पॉन्ड्स आ जाते थे, फिशरीज आ जाते थे और राइट्स आ जाते थे। अब जैसे ये फ़ोटो आप देख रहे हो तो इसमें कुछ वेस्ट लैंड है, कुछ यहाँ पर ये जो आपके खेत हैं, कुछ यहाँ पर ये लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। मीन्स जितने स्कोप ऑफ स्टेट में जितनी भी जगहें होंगी एक गांव या एक एरिया के अंदर जो रेवेन्यू पे कर रहे हैं वो स्टेट के अंडर आ जाएंगे। अब राइट्स ऑफ फार्मर क्या होता था, कुछ भी नहीं हो सकता, बेचारे इनसिक्योर थे और कभी भी उनको वहाँ से निकाला जा सकता था। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज बेसिकली कौन, मिडल मैन। मिडल मैन मीन्स अ पर्सन बिटवीन कल्टिवेटर एंड अ स्टेट। अब अगर आप इसको इस डायग्राम से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मान लो कि ये स्टेट है, अब स्टेट उस समय किसके कब्जे में था, ब्रिटिशर्स के। अब ये कौन है, ये बीच में जो है ये है मिडल मैन। तो मिडल मैन कौन हुआ, इंटरमीडियरीज। और ये लोग कौन हो गए, ये फार्मर्स हो गए या टेनेंट हो गए। तो ये लोग ज़मीनों पर जो भी ज़मीनों पर खेती करते थे, ये लोग इनसे टैक्स वसूलते थे और किसको दे देते थे, ब्रिटिशर्स को, और उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग अपने पास रख लेते थे। आप समझते हैं कि कितने टाइप्स के, आप समझते हैं इंटरमीडियरीज के टाइप्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले थे हमारे ज़मींदार। मीन्स इनके पास बहुत बड़े एस्टेट्स थे, मीन्स इनके पास सबसे ज़्यादा लैंड होते थे या फिर इनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें होती थी जिनके ऊपर इनका अधिकार होता था। और वो लोग क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेंट, किससे, टेनेंट से, और किसको दे देते थे, स्टेट को। स्टेट आपको पता ही है उस समय किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के। ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे अंडर ज़मींदारी सिस्टम में। फिर उसके बाद आ जाते हैं तालुकदार्स। उसमें ये बेसिकली अवध रीजन में ही पाए जाते थे। ये बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे और इनको रिकग्नाइज्ड कौन करता था, इनको रिकग्नाइज करते थे ब्रिटिशर्स। ये एकदम मतलब ज़मींदार जैसे ही होते थे, बट ये मल्टीपल विलेज को, मल्टीपल तालुकास को ये लोग कंट्रोल करते थे। फिर आ जाते हैं आपके जागीरदार। जागीरदार बेसिकली इनको लैंड जो होती थी वो लैंड ग्रांटेड पर्सन होते थे बाय द किंग या रूलर। अब उस समय कुछ किंग्स भी थे ब्रिटिश पीरियड में, तो उनके द्वारा जागीरदारों को लैंड जो थी वो ग्रांट कर दी जाती थी। और इंस्टेड ऑफ सैलरी उनको क्या मिलता था, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। सैलरी तो देते नहीं थे किंग्स एंड रूलर, तो क्या कहते थे, भाई तुम वहाँ से रेवेन्यू ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ठेकेदार। ठेकेदार में बेसिकली ये लीज होल्डर्स थे। तो लीज होल्डर्स थे कहाँ से, मीन्स इनको लीज देता कौन था, लीज पे मीन्स ऑब्वियसली लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट या ज़मींदार देते थे कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे। अब ठेकेदार से आप समझ रहे होगे। तो और इनके पास जो था, इनके पास राइट था टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, और एक फॉर ए फिक्स टर्म के लिए, मीन्स एक फिक्स, मान लो कि 5 साल के लिए बोला गया कि भाई तुम 5 साल के लिए इस जगह से जो भी रेवेन्यू जो होगा जनरेट होगा वो तुम रख लेना, जो भी इस लैंड से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होगा वो आप रख लेना। तो ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक्स। तो ये थे आज के हमारे 3 टॉपिक्स जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले था हमारा डेट ऑफ वेस्टिंग, दूसरा था हमारा स्टेट, और तीसरा है हमारा इंटरमीडियरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।